हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स से साइंस के फिजिक्स सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने जो भी थ्योरी पढ़े उस थ्योरी से बेस्ड जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोगों के लिए लाया है। देख रहे जैसा हेड इससे लग रहा होगा कि ये प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर। ये पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हमने आप लोग को बताए थे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश जानना है सबसे पहले कि आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो हम आपको बताए थे कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाती है तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो हमने बताया था कि ये कोई सतह है, दर्पण है। अगर मान लो ये किरण आई और यहाँ से टकराकर वापस लौट गई तो इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण। पढ़ाए हुए थे, वीडियो जाके देख सकते हैं। आपतित किरण, इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और ये होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और ये होता है अभिलंब। ठीक है, तो बताए थे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल में होता है। ये प्रकाश का पहला नियम। और दूसरा नियम कि ये आपतन कोण होता है। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण का कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझे? गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आप लोग को ये सब पढ़ा चुके हैं, इसको याद रखना है। इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। तो समझिए अब दर्पण कितने होते हैं। ठीक है, दर्पण कितने होते हैं। पढ़ने की दृष्टि से इसको मेनली 3 तो होता है, लेकिन वैसे पढ़ने के लिए समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग को यही तीन जानना है। एक समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए, उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग? साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है इसका साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अब अवतल दर्पण के उपयोग देख लीजिए। अवतल दर्पण का देखिए, पहला तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का, दूसरा हजामती दर्पण में, ठीक है, हजामती दर्पण में, सोलर प्लेट में, है ना, सोलर प्लेट जो होता है उसमें। उसके बाद अब हुआ डॉक्टर जो होता है, दंत रोग विशेषज्ञ, डेंटिस्ट, दांत को देखने वाला, वो भी अवतल दर्पण का उपयोग किया करता है। दंत रोग के डॉक्टर चेक करते हैं। ठीक है, और है इसका सोलर कुकर में। ठीक है, सोलर कुकर जो होता है, सोलर कुकर होता है, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण को कहते हैं हम लोग अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कौन दर्पण? अवतल दर्पण को दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण।
ठीक है। और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर जो भी स्टूडेंट न्यू है तो प्लीज़ वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए, उसके बाद है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग आपको बताए थे कि प्रकाश क्या है? निर्वात से होकर, निर्वात कहने का मतलब शून्य, ठीक है, शून्य से होकर गुजर जाती है। तो निर्वात की चाल प्रकाश में कितना होती है? 3 लाख, है ना, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। इसी को चेंज हम लोग मीटर में किए हैं। देखिए 3 × 4 0 1 2 3 4 5 10⁵ किलोमीटर है, तो किलोमीटर बराबर होता है 10⁻3। तो 10 के वे सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, ठीक है। तो यही हुआ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, प्रकाश से संबंधित कुछ हम लोग बात जान लेते हैं कि प्रकाश क्या। देखिए, प्रकाश से पहला जानिए कि प्रकाश एक तरंग है, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है, ठीक है। प्रकाश तरंग और गुण, तरंग और कण दोनों बताए। तरंग बताए हैं कि हाइजन साहब ने बताया कि प्रकाश एक तरंग है। तो कौन सा तरंग है ये? अनुप्रस्थ तरंग है। 2 तरंग होते हैं, एक अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसको कहते हैं? अनुप्रस्थ उसे कहते हैं जो निर्वात से होकर भी गुजर सकता है। जैसे ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता है, इसलिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। और जितने अनुप्रस्थ तरंग होते हैं सबको विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। ये सारे बात ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो रोमर ने। रोमर कहेगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था, ठीक है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है, समझ गए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है, ठीक है। और जितने भी MCQ करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उसको याद कर लेंगे। देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए समतल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। समझ रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ पर देख लीजिए, देखिए समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, समतल और उत्तल में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। समतल और उत्तल में काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा? ये सीधा बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण में दोनों तरह के बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, ध्यान में रखना है। समतल और उत्तल में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा भी बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा भी बनेगा। चलिए आगे कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा मिल सकता है? अभी हम बताएं कि समतल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा आपको केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण ही है कि अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों मिलता है। ध्यान में रखना है। कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा। चलिए, यहाँ पर हमने कुछ अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब बनता है उसको हम बताएं। देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा 6 कंडीशन है। अवतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 कंडीशन है। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं ध्रुव। यहाँ ये इस बिंदु को कहते हैं ध्रुव, जिसको P से डिनोट करते हैं।
इसको कहते हैं वर्कता केंद्र, इसको कहते हैं फोकस। तो अवतल दर्पण में 6 प्रकार के कंडीशन बनते हैं कि अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यहाँ बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? ये काल्पनिक रहेगा। ठीक है, सीधा रहेगा और बड़ा बनेगा। दूसरा समझिए, पहला कि फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा अगर वस्तु तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। दूसरा ये है, ये अवतल दर्पण, ये फोकस है, ये ध्रुव था और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, एक बता दिए फोकस और ध्रुव के बीच। अब अगर फोकस पर रहेगा कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत मतलब इधर बनेगा। ठीक है, ये इधर का देखिए, इधर जितना प्रतिबिंब बनेगा, इस साइड जितना प्रतिबिंब बनेगा, ये इधर सब वास्तविक बनेगा। और केवल एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में जो पीछे बनता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फोकस पर रहेगा तो अनंत में बनेगा। समझ गए? और अगर ये हो गया पहले 1 2, अगर वर्कता केंद्र पर रहेगा तो उसको वर्कता केंद्र पर ही बनेगा और समान आकार का बनेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन हो गया। अब अगर वस्तु वर्कता केंद्र और फोकस के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत और वर्कता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, और अनंत पर रहेगा तो वह फोकस पर बनेगा। इस तरह से 6 कंडीशन पूरा हो गया। अब आगे चलिए, ये देखिए अवतल दर्पण द्वारा हम कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर दिए हैं। बताए थे कि अनंत पर रहेगा तो वह फोकस पर बनेगा, अत्यधिक छोटा रहेगा, वास्तविक का उल्टा रहेगा। यहाँ पर देखें अवतल दर्पण द्वारा केवल यहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम आभासी है। काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या है? आभासी है केवल। और जब फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। नहीं तो सर आपको पूछ देगा कि अवतल दर्पण में कहाँ पर रखने पर किसी वस्तु का समान आकार का बनेगा? तो जब C मतलब वर्कता केंद्र, अगर वर्कता केंद्र पर रहेगा तो उसका समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। ठीक है, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर रहेगा। समझिए, इस चीज़ को देख लेना है एक बार। ये उत्तल दर्पण द्वारा देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आभासी कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है आभासी। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब का नाम है दूसरा आभासी। चलिए आगे कहता है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक न्यूमेरिकल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो अवतल दर्पण की वर्कता त्रिज्या निकालें। यहाँ से समझिए, यहाँ पर 2 फार्मूला याद रखना है। एक F बराबर R/2 यानी कि फोकस बराबर वर्कता त्रिज्या बट्टा 2, फोकस बराबर वर्कता त्रिज्या बट्टा 2। एक R बराबर 2F। ये 2 फार्मूला को याद रखना है। ठीक है, फोकस पूछे तो R बराबर 2 निकालना है, अगर वर्कता त्रिज्या पूछे तो 2F निकालना है। यहाँ पर पूछा है आपको कि वर्कता त्रिज्या क्या होता है? R बराबर क्या बोले हैं? 2F। R बराबर 2F। 2 इंटू 20 की फोकस दूरी कितना है? 20 गुना कर दो, 20 दूना 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का यहाँ ध्यान रखिएगा, मीटर और सेंटीमीटर में अंतर है। समझ गए? यहाँ पर देखिए 40 मीटर दे दिया, ये कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, तो ये 40 सेंटीमीटर ही होगा, ध्यान में रखना। चलिए आगे कि यदि किसी दर्पण की वर्कता त्रिज्या अच्छा देखिए, यदि किसी दर्पण की वर्कता त्रिज्या, यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है कि वर्कता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। वर्कता त्रिज्या कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर तक कह रहा है फोकस दूरी निकालो। यहाँ से समझ लीजिएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि किसी दर्पण का वर्कता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उस दर्पण का फोकस दूरी निकाले। तो फोकस दूरी बराबर बताएं कि F बराबर R/2। ठीक है, F बराबर R/2। तो R कितना दिया है? 20/2, काट दो बच गया 10। ये 10 सेंटीमीटर हुआ।
ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ देता है, एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये सेशन आप लोगों के लिए हम लोग प्रतिदिन लाएंगे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, उसमें एक भी आपको नहीं छूटेगा। आप प्लीज़ रोज़ देखते चलिए, केवल और केवल रोज़ देखते चलिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए, यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो हम लोग देखे हैं पीछे में कि समतल, उत्तल और अवतल तीनों द्वारा आभासी बनता है, लेकिन वास्तविक केवल और केवल अवतल दर्पण द्वारा बनता है। तो इसमें तीनों द्वारा हो जाएगा। काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब का ही नाम होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पण द्वारा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण द्वारा ही बनता है। इस बात को ध्यान में रखिए। देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वर्गता त्रिज्या है। देखिए, ये फार्मूला जो होता है F बराबर R/2 और R बराबर 2F, इस सभी दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए भी, अवतल दर्पण के लिए भी और समतल दर्पण के लिए। तो यहाँ पर पूछ दिया है कि वर्गता त्रिज्या R दिया है 36 सेंटीमीटर, तो फोकस का आरा निकालें। तो फोकस R बराबर 2, तो 36/2 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 18। अब ध्यान रखना कि प्लस 18 हुआ तो 18 सेंटीमीटर यहाँ भी है, -18, तो अब 18 सेंटीमीटर होगा, माइनस 18 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगर अवतल दर्पण होता तो -18 सेंटीमीटर होता। थैंक यू वेरी मच। इतना सारा क्वेश्चन हम करा दिए, एक बार रिवीजन कर ली इसको फटाफट, ठीक है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी बात करें 36 सेंटीमीटर, तो क्या होगा +18 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब तीनों द्वारा, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी बराबर R/2, ठीक, 20 दूना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, फोकस दूरी 20 है, तब तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, वक्रता R बराबर 2F होता है, तो कितना हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। ये सारा बात आप देख लीजिएगा एक बार। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा बनता है, समतल दर्पण द्वारा केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब मिलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने, ये ऐसे है लिखा हुआ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2। इस तरह से आपका ये सेशन खत्म हुआ और ये आपके लिए रेगुलर आएगा। यहाँ पर पहले हम बोर्ड पर थ्योरी करवाएंगे, उसके बाद आपको MCQ ऑब्जेक्टिव बना के आप लोगों के बीच में देंगे। थैंक यू वेरी मच।